हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग उत्तर प्रदेश का जो ट्रिपल एस सी है, यूपी ट्रिपल एस सी, जिसके अंदर 2022 के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए हम बेसिकली क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने जो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़े से कुछ साइंस के क्वेश्चन किए थे। ठीक है। और जो ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस की। पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम वन लाइनर फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। इसमें पूछा गया है कि द एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी वो कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी आपकी कलकत्ता के अंदर। ठीक है। ये था उस टाइम पर कलकत्ता। ठीक है, जिसे हम आज कोलकाता कहते हैं, ये उस टाइम पर इसका नाम था कलकत्ता। और ये बनी थी 1774 के अंदर। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, बट कोलकाता का जो हाई कोर्ट है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो था ये आपका, ये बना था 1774 को। नेक्स्ट है, विच एक्ट एंटाइटल्ड इंडियंस टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये कौन सा एक्ट बेसिकली जो कहता है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चैप्टर आता है आपका इंडियन पॉलिटी के अंदर, वहाँ से है। और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा एक्ट जो है ये बताता है कि जो इंडियंस है वो भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन किसका? ब्रिटिश का। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो एक्ट था, उस एक्ट को कहा जाता है चार्टर्ड एक्ट, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1833 में पहली बार कहा गया कि जो भारतीय लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जगह मिलेगी, उनको उसमें स्थान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट अलाउज लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। देखिए, कौन सा वो एक्ट था, इसमें पूछा गया कौन सा एक्ट वो जो था जिसके अंदर जो भारतीय लोग हैं वो लोग लेजिस्लेटिव जो विधायिका है बेसिकली, ठीक है, विधानमंडल, उसके अंदर बजट पर डिस्कशन कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बट यहाँ पर एक लिमिटेशन थी कि वो बजट पर डिस्कशन तो कर सकते थे, बात भी कर सकते थे, क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। ठीक है। बट वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। जब बात आती है किसी भी बिल को पास करने की, रूल को पास करने की, तो वहाँ पर वोटिंग होती है। तो वहाँ पर ये लोग वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो वोटिंग का राइट इनको नहीं दिया गया था। और ये जो एक्ट था इसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, 1892। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार एग्जाम्स में देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरकी सिस्टम जो था, द्वै शासन वाली जो बात है ना, डुअल सिस्टम, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस की बात करी गई, तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया किस एक्ट के द्वारा? तो ये एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत जो है डायरकी सिस्टम जो है वापस से इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट प्रपोज द प्रोविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा के दौरान जो है फेडरल गवर्नमेंट के बाद किस एक्ट ने कही? ठीक है, फेडरल या फेडरेशन, जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले, जनता का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले गवर्नमेंट के अंदर, तो वो एक्ट था आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसमें ये बात कही गई थी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है बेसिकली ब्रिटिश एरा के अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट के प्रोविजन को लाया गया है। ठीक है। और यही जो एक्ट था जिसके, इस एक्ट की जो अप्रॉक्सीमेटली हम कहा जाए ना, कुछ बुक्स कहती हैं कि 60% है, कुछ 70%, बट हम क्या लीजिए कि रेंज ले लीजिए, 60 to 70% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच एक्ट प्रोवाइड, ओके, इसमें एक्चुअली आंसर भी मैंने लिख दिया है साथ में। कौन सा एक्ट इसमें पूछा गया है, कौन सा एक्ट, किस एक्ट के तहत जो है एस्टेब्लिश किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो किसके तहत शुरू की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर भी टाइप हो गया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वो एक्ट है जिसके तहत जो इंडियन लेजिस्लेशन है उसे बाई कैमरल बनाया गया? वो एक्ट था आपका
ये भी आप जानते हैं, अभी हमने बात करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत ही जो आपका बाई कैमरल जो सिस्टम है वो भी डाला गया, और साथ में डायरकी सिस्टम, दो चीज़ें आ गई। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल गई अभी तक आपको, एक तो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, दूसरा जो इंडियन लेजिस्लेशन के अंदर बाई कैमरल सिस्टम को लागू किया गया। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ, किस प्रोविजन के तहत जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी, और वो प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब एक टेम्परेरी गवर्नमेंट और एक तरीके से मिनिस्ट्री बनाई गई थी, डेमो टाइप का एक कैबिनेट बनाई गई बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये एक असेंबली बनाई गई थी किसके प्रोविजन, मतलब किसके कहने पर या किसकी गाइडलाइन के तहत, है ना, तो वो था आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन के तहत। नेक्स्ट एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1942 के अंदर आया था, और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म फ्रॉम प्रोविंशियल्स वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो आपका ये आया था कैबिनेट मिशन प्लान, इसमें कहा गया कि जो इलेक्शन होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में होंगे। अब वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब कितने लोगों पर कितना रिप्रेजेंटेशन, मतलब 1000 लोगों पर एक देखो 1000 लोगों को एक रिप्रेजेंट करेगा या 10,000 लोगों को एक रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंटेशन का जो एक क्राइटेरिया बनाना है कि कितने लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा व्यक्ति होगा, मतलब कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा एक व्यक्ति। तो ये कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, और ये किसके लिए किया गया था, मतलब ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे किया गया, ये रिप्रेजेंटेशन रखा गया था पर 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, 10 लाख की पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख की जनसंख्या जहाँ रह रही है उस जनसंख्या के लिए एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, वन पर्सन जो है विल बी रिप्रेजेंटेड फॉर द ऑन द नेम ऑफ बेसिकली 10 लाख पीपल, ठीक है, मतलब अगर जो देश के अंदर 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ फॉर एन एग्जाम्पल, तो उस पूरी 1 करोड़ की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, यहाँ पर 10 लोगों की, ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 10 लाख लोगों को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्सन, वन पर्सन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई तो उसके बाद जो इसकी पहली मीटिंग हुई वो कब हुई, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और यहाँ पर जो बी एन राव थे, एक नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आता है बी एन राव, बी एन राव, ठीक है, बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे बेसिकली, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो ड्राफ्ट कर रही थी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के अंदर जो एडवाइजरी कमेटी थी वो एडवाइजरी कमेटी के ये मेंबर थे बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस was originally inspired from which act, देखिए जो राष्ट्रपति का ये एक अधिकार होता है ना, जिसके तहत जो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस कब राष्ट्रपति इशू करता है, जब जो आपका पार्लियामेंट है या स्टेट में हम बात करें तो जो गवर्नर है उस टाइम पर जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी मीटिंग नहीं चल रही है, वो सेशन में नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं फॉर द बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ नोटिस होता है एक तरीके से या ऑर्डर होता है, तो इसको ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और ये ओरिजिनली बेसिकली कहाँ से आया था ये पूछा गया है, तो ये आया था ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो मेंबर्स की जो इलेक्शन होगा टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डन बाय, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे बेसिकली, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस के जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके द्वारा वो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत जो मेंबर्स चुने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट चेयरमैन है वो कौन चुने गए थे, वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
ये चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट मेंबर, सॉरी परमानेंट चेयरपर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन के आने का जो पर्पस था वो क्या था भाई? जो साइमन कमीशन आया था ये कब आया था? देखिए इसको आना था 1929 के अंदर, बट ये इसको कह दिया कि भैया 1927 में ये बोला गया कि भैया भारत जाओ। साइमन कौन था यहाँ पर? चेयरमैन था, ठीक है, चेयरपर्सन था बेसिकली, या प्रेसिडेंट था उस कमीशन का। ठीक है, तो 27 में इसको बोला कि जाओ, तो ये भाई साहब जो है उठ के चल दिए और आ गए 1928 के अंदर भारत। ठीक है, अब ये क्यों आए थे? मुद्दा तो ये है यहाँ पर, ये आए थे एक्चुअली जो ये रिव्यू करने आए थे। क्या करने आए थे? रिव्यू, मतलब समीक्षा करने आए थे किस चीज़ की? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919, ठीक है, तो उसको रिव्यू करने आए थे कि भाई उसके अंदर जो जो प्रोविजंस दिए गए हैं, डायर की के बात करिए भाई हमने एक, और हमने एक बात करी साथ में बाई कैमरल सिस्टम की, ये सारी जो बहुत सारी और चीज़ें थी उन सभी को रिव्यू करने के लिए बेसिकली कमीशन आया था। और इसका बेसिकली क्या हुआ था? बाइकआउट हुआ था। बाइकआउट क्यों हुआ था? क्योंकि इस कमीशन के अंदर कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं था, सारे क्या थे? ब्रिटिश मेंबर्स थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द सॉरी नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, ये प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? ये भी हमने बात करी थी क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया? ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1939 को ये अडॉप्ट किया गया था, जिसे हमने अडॉप्ट मतलब उसे स्वीकार कर लिया था हमने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में है क्वेश्चन ये। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया बाय पंडित नेहरू, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आज की डेट में हम क्या कहते हैं? प्रीएम्बल कहते हैं, प्रीएम्बल। ये इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वॉज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, ये अडॉप्ट कब किया गया? दिस इज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी आपकी, उसके अंदर कितने सेशन हुए? वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की जो संविधान बना, तो संविधान बनने तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके कितने सेशन, या बेसिकली पूछा गया उसके कितनी मीटिंग्स कराई गई, हुई, बैठकें हुई, जब तक पूरा संविधान बन के तैयार नहीं हुआ। तो ये बैठकें हुई थी आपकी 11। ठीक है, 11 सेशंस आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द अशोक पिलर अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। भारत का जो चिन्ह है, ठीक है, नेशनल एम्बलम, उसके अंदर कब किस टाइम पर हमने अशोक पिलर को, जो अशोक स्तंभ है, उसे अडॉप्ट किया? ठीक है, ये हमने अडॉप्ट किया था बेसिकली इसे अडॉप्ट किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, 1950 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन हमने अशोक पिलर को हमारे नेशनल एम्बलम में अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सरदार पटेल के बारे में। तो क्वेश्चन है कि, सॉरी ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वॉज द चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन थे किसके? एडवाइजरी कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछी जा सकती है। ठीक है, कि सरदार पटेल जो है वो चेयरपर्सन थे कहाँ के? वो एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट करना है, उसे एडॉप्ट करना है, उसके लिए जो एडॉप्ट कमेटी बनाई गई, उसके चेयरपर्सन कौन थे? उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ कमेटी पूछा गया, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका जो बेसिकली कमेटी, इसको चेयरपर्सन कौन थे? बेसिकली वहाँ पर चेयरपर्सन कौन थे? चेयरपर्सन कहा जाए या फिर आप कह लीजिए जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर।
ठीक है, जीवी मावलंकर। अब देखिए, अगर जो हम अदर बात करें तो 6 मेंबर की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, आपको पता होगा, है ना। देखिए कमेटी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि देखिए एक 6 मेंबर ड्राफ्टर कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो आपका क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। और उस संविधान को बनाने के लिए जो चेयरपर्सन थे वहाँ पर, वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और इनके साथ में थे N. गोपालस्वामी अयंगर, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में नाम दिया हुआ, B.R. अम्बेडकर चेयरपर्सन थे, और साथ में इनके थे एन गोपालस्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, B.L. लिट्रे, ठीक है, अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सलाउद्दीन और डॉक्टर P. खैतान, ठीक है। तो ये कई सारे 6 लोग थे, ठीक है, जो बेसिकली मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि व्हेन ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूटेड, कब गठन हुआ इसका, ये पूछा गया यहाँ पर, गठन कब हुआ। ये 2 लोग मेंबर्स थे, गठन इसका हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त को हमारा आदेश आज़ाद हुआ, और उसके लगभग 14 दिन बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता, मतलब गठन कर दिया कि भैया अब संविधान बनाना है हमें, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से इलेक्ट होकर आते थे, ये इलेक्ट होकर आते थे एक्चुअली बंगाल प्रेसिडेंसी से। कहाँ से, बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से ये इलेक्ट होकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस एंड प्रोविजन रिगार्डिंग द बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया वर लेड अंडर द, देखिए बाल्कनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि भाई इस जो पावर ट्रांसफ़र की जा रही है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी सारी, फिर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है इंडियंस को, तो वो किसकी अध्यक्षता में या किसके कार्यकाल के दौरान या किसको जिम्मा दिया गया कि जो पावर है वो इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो ये जिम्मा मिला था माउंट बैटन को, लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लॉर्ड माउंट बैटन, माउंट बैटन, ठीक है। माउंट बैटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, 7 जून नहीं नहीं 3 जून प्लान, 3 जून प्लान के नाम से भी हम इन्हें इस बेसिकली इवेंट को जानते हैं, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बारे में बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट अंडर ब्रिटिश राज के अंतर्गत कौन सा वो एक्ट था जिसके अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस, जो प्रांत और जो केंद्र है इन दोनों के बीच की जो पावर है उनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो वो एक्ट था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है प्रांत की पावर्स जो थी, जो प्रोविंशियल्स की पावर थी और सेंटर की पावर्स को क्या कर दिया गया था, उनको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फिर जो ये है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल है संविधान के अंदर, वो हमने कहाँ से लिया है, बेसिकली ये पूछा गया, इंस्पायर्ड फ्रॉम। अब इंस्पायर्ड फ्रॉम का मतलब कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है ये USA से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था आपके संविधान के अंदर, और किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस enshrined in the Constitution of India based on the Constitution of, देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि जो संसद के सांसद होते हैं उन लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, है ना, कि भाई उनके खिलाफ किन किन मैटर्स में केसेस नहीं होंगे, किन किन चीज़ों पर क्या क्या रहेगा, मतलब एक स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है कहाँ सर, ब्रिटेन से, ब्रिटेन के जो संविधान है वहाँ से हमने ये चीज़ ली है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें पूछा गया कि कहाँ से लिया है, सिंपली फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है, ये भी USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और USA में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसे जो आपका USA का वो है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची जिसे कहते हैं हिंदी में, भारतीय संविधान के अंदर ये चीज़ कहाँ से ली गई है। देखिए 3 टाइप की सूचियाँ दी गई है, एक सेंटर की लिस्ट होगी, एक स्टेट की लिस्ट होगी, एक कनकरेंट लिस्ट होगी। सेंटर पे सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, कनकरेंट पे दोनों बनाएगा। जैसे सेंटर आपका जो नेशनल डिफेंस है या आपका फॉरेन पॉलिसीज है, इन पर जो रूल्स बनाने हैं वो सेंटर का काम है, ठीक है।
अब हेल्थ पर है या आपका एग्रीकल्चर है, इस पर जो रूल बनाने हैं वो आपका स्टेट का काम है। कंकरेंट में आता है जैसे आपका एजुकेशन है, एजुकेशन पे सेंटर का भी काम है, स्टेट का भी काम है। तो इस तरीके से कई सारी डिस्टिंग करी गई है, नंबर्स दिए गए हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है बेसिकली कहाँ से, ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ये चीज़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इज अ हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री से ये हाईली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जो भारत का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये आपका जो बेसिकली ब्रिटिश या ब्रिटेन से ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जिसे कहा जाता है ब्रिटेन्स वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल। ठीक है, ब्रिटेन्स वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, कैबिनेट सिस्टम जो है बेसिकली जो कैबिनेट सिस्टम है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये चीज़ भी हमने कैबिनेट वाली चीज़ जो है ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन से बोरो करी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो आपकी न्यायतंत्र है उसका जो इंडिपेंडेंस होना है, ठीक, टू मेंटेन इन द इंडियन पॉलिटी थ्रू विच पॉलिटिकल फिलोसफी, ये चीज़ जो हमने ली है बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसको हम बात करते हैं। इसका जो फिलॉसफी है, कौन सी फिलॉसफी या पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बात करता है इसमें, ये बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके पार्ट 2 के। ठीक है, छोटा वीडियो बनाया है, इसको मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, तो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो फॉर पार्ट 2, और बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं पार्ट 3 भी आपके लिए नेक्स्ट डे में आपके लिए। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, फटाफट क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए इसे क्या क्विक रिवीजन भी हो जाती है और चीज़ें और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता लग जाते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।